हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 30 मार्क का जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने इसका मॉडल सेट ए का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं और मॉडल सेट 1 का सब्जेक्टिव भी हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देखें। आज हम सेट 2 के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न है सबको सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर। मॉडल सेट ए का लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं मॉडल सेट 2 का क्वेश्चनों की ओर। तो सेट 2 का प्रथम क्वेश्चन है कि भारत आने वाले 2 विदेशी यात्री एवं उनके यात्रा वृत्तांत के नाम लिखे। तो इसका आंसर लिखेंगे कि अल बरूनी और इब्न बतूता 2 विदेशी प्रमुख यात्री थे जो भारत आए। अल बरूनी उज्बेकिस्तान का एक प्रसिद्ध यात्री था जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। वह ख्वारिज्म 973 ईस्वी में जन्मा और अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसे अनेक भाषाओं यथा जैसे कि फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई का ज्ञान था। वह यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अन्यों से पर्याप्त प्रभावित था। वह 70 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। गजनी में रहकर उसने भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। उसने पंजाब तथा भारत के अन्य कई भागों की यात्रा की। दूसरा यात्री, प्रथम तो हो गया अल बरूनी और दूसरा यात्री का नाम आप इब्न बतूता दे दीजिएगा। तो इसका लिखेंगे कि दूसरा प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता था जो मोरक्को से 14वीं शताब्दी में भारत आया था। उसके यात्रा वृत्तांत को रिहला कहा गया है जो अरबी में लिखा गया है। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में सुंदर झांकी मिलती है। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से प्रभावित था, इसलिए उसने मुल्तान और कच्छ के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण बताए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कारण निम्नलिखित हैं। प्रथम कारण है कि यह कल्पना की जाती है कि सिंधु नदी कि बाढ़ों ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया हो, और दूसरा है कि क्वेटा जैसे किसी बड़े भूकंप ने इस सभ्यता को भ्रष्ट कर दिया हो, और तीसरा है भयंकर सूखा तथा उनके कारण जलाशय एवं रेगिस्तान का विस्तार। नेक्स्ट है, देखिए अगर अभी तक आपने 2009 से 2022 तक के क्वेश्चन बैंक के हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ 2009 से 2022 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है एक ही वीडियो में। आप जाकर के उसको देखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम जब भी लेते हैं ना, पिछला ईयर से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में से घुमा करके पूछते हैं। तो ये सब बात को आप ध्यान में रखें और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएं। और आप इसका चौथा पॉइंट ये भी दे सकते हैं, किसी खूंखार विदेशी आक्रमणकारी जाति अथवा जातियों या प्राकृतिक विपत्ति महामारी भी इसके विनाश का कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन आत्मा है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी।
बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना के निर्माण का मतलब था कि अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं? तो महाजन पद शब्द प्राचीन कालीन है। इसमें कुछ गणराज्य होते थे तथा कुछ गणतंत्र राजतंत्र, वज्जी जैसे कुरु हो गया, मल, सूरसेन आदि गणराज थे तथा मगध, वत्स, अवंती तथा कौशल सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे। गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे तथा राजतंत्र में वंशक्रमानुगत राजा राज्य करते थे। कुछ गणराज कई राज्यों के संग थे। महाजन पद में समूह के प्रत्येक व्यक्ति को राजा कहा जाता था। सभी राजा मिलकर धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करते थे। तभी महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय समिति में विचार विमर्श के बाद सामूहिक रूप से लिए जाते थे। निर्वाचित अथवा नियम के अनुसार योग्यता प्राप्त सभी व्यक्ति एक स्थान में एकत्रित होते थे और महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद करते थे। एक मत न होने की स्थिति में मतदान गुप्त अथवा प्रकट के द्वारा बहुमत से निर्णय करते थे तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनते थे। कार्यकारिणी के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। वे सेनापति तथा कोषाध्यक्ष जैसे अहम सदस्यों का चुनाव कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब और क्यों साइमन कमीशन भारत आया? तो 1919 ईस्वी में के एक्ट के अनुसार यह निर्णय हुआ था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए इंग्लैंड से एक कमीशन भारत आएगा। इसलिए 1928 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आया था। इस आयोग में एक भी भारतीय न था, जबकि इसका उद्देश्य भारत के हितों की देखभाल करना था। अतः भारतीयों ने इसका स्थान पर बहिष्कार और जोरदार विरोध किया। जहां भी यह आयोग गया वहां पर भारतीयों ने इसका काले झंडा दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे के साथ बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? दांडी मार्च का क्या उद्देश्य था? तो दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत में 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी कूच के लिए निकले। बापू के साथ दांडी पहुंचते पहुंचते पूरा आवाम जुट गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कला कृतियों के नाम लिखिए। तो प्रथम हो जाएगा, इसको लिखेंगे कि मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियाँ निम्नलिखित है। प्रथम फतेहपुर सिकड़ी का महल, दूसरा ताजमहल, तीसरा जामा मस्जिद और चौथा है लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में कर निर्धारण की क्या प्रणाली थी? तो आरंभ में अकबर ने जब्ती प्रणाली को अपनाया, जिसमें राई के आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। किंतु जाब्ती प्रणाली के अत्यंत महंगी एवं दोषपूर्ण होने के कारण इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नस्क अथवा कनकुत व्यवस्था को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरूपाक्ष मंदिर की 2 विशेषताएं बताएं। तो विरूपाक्ष मंदिर की मुख्य विशेषताओं, यहाँ का शिवलिंग है जो दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसी प्रकार यहाँ के पेड़ों की प्रकृति भी दक्षिण की ओर झुकने की है। इस मंदिर का निर्माण कल्याणी के
चालुक्य शासक विक्रमादित्य दूसरा ने करवाया था। यह मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। तो इसके पीछे कारण यह था कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, जिसके चलते उस दिन को याद रखते हुए संविधान को 26 नवंबर 1949 के बजाय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की नेपोलियन से तुलना क्यों की जाती है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वह अपनी जिंदगी में कभी भी पराजित नहीं हुआ। उसका विजय अभियान भारत के हर क्षेत्र में कामयाब रहा। प्रथम आर्यावर्त के युद्ध में उसने 3 राजाओं को हराकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की। आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में उसने 9 राजाओं को हराकर उन्हें अपने साम्राज्यों में मिला लिया। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं की जा सकती, क्योंकि नेपोलियन साम्राज्यवादी तथा कट्टर था, किंतु समुद्रगुप्त धर्म सहिष्णु तथा उदारवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत क्यों छोड़ा, किन्हीं 2 कारणों की चर्चा करें। तो अंग्रेजों के भारत छोड़ने के 2 कारण निम्नलिखित थे। प्रथम था कि 1939 में शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल था, लेकिन जर्मनी से उसे भारी नुकसान हुआ। दूसरा है कि सुभाष चंद्र बोस ने जापान से मिलकर भारत के पूर्वी छोर से अंग्रेजों को खदेड़ने की रणनीति बनाए। इनके अलावा नेपोलियन की इंग्लैंड पर आधिपत्य स्थापित करने की नीति तथा भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ भी प्रमुख कारण थे, जिनसे भय खाकर अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की मंशा बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है। इसका आंसर लिखेंगे कि सगुण भक्ति से अर्थ है प्रभु के अवतारों को मानना, जैसे कि राजा दशरथ के पुत्र राम की भक्ति करना। निर्गुण भक्ति से अर्थ है कण कण में व्याप्त प्रभु को मानना। उसका कोई रूप नहीं है, वह जन्म नहीं लेता, वह तो केवल हृदय में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे। इसका आंसर लिखेंगे या गांधी जी 1917 में चंपारण क्यों गए। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। इसका आंसर लिखेंगे कि चंपारण जिले में नीलहे साहेबों के दुस्साहस अत्याचारों से पीड़ित चंपारण के रैयत अपने उद्धार का मार्ग तलाश रहे थे। पीड़ित लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर यह सवाल प्रस्तुत किया। मंच ने गांधी जी को चंपारण के किसानों की दशा पर ध्यान देने का आग्रह किया। स्थिति की जानकारी लेने के लिए गांधी जी ने चंपारण की यात्रा की। बिहार आने का गांधी जी का उद्देश्य चंपारण के कृषकों की स्थिति की जांच तथा नीलहे साहेबों से उनकी क्या शिकायतें थी, इन बातों का अध्ययन करना था। 18 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में किसानों का एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ। गांधी जी ने सरकारी आदेश के विरुद्ध सविनय प्रतिरोध का संकल्प लिया था। कोई भी किसान भयभीत नहीं था। परिणाम स्वरूप सताए गए किसानों के मन में जागरण की चेतना का उदय हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। तो इसका आंसर लिखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। संविधान सभा में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा भेजे गए सदस्यों के अलावा रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उन्हें इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि ये राज्य भी एक एक करके भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे। मुस्लिम लीग ने शुरुआती बैठकों
यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का बहिष्कार किया, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर ही रह गई थी। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी कौन हैं, अथवा अलबरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। इसका आंसर लिखेंगे कि अलबरूनी उज्बेकिस्तान का एक प्रसिद्ध यात्री था जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। वह ख्वारिज्म 973 ईस्वी में जन्मा और अच्छी शिक्षा प्राप्त की। उसे अनेक भाषाओं जैसे फारसी, हिब्रू, संस्कृत और सीरियाई का ज्ञान था। वह यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अन्यों से पर्याप्त प्रभावित था। गजनी शासक सुल्तान महमूद ने 1017 में ख्वारिज पर आक्रमण किया। अलबरूनी की सहित कई विद्वानों और काव्यों को अपनी राजधानी लाया। वह 70 वर्ष की आयु में तक जीवित रहा और यहीं पर निवास किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवाए हैं, रिपीट क्वेश्चन है ये। इसको आप जो है ना कहानी तौर से याद करें और उसके बाद फिर अपने माइंड सेट करके उसके बाद फिर लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको रटिएगा तो फिर आप भूल सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को देख करके फिर आप क्वेश्चन अपने माइंड से क्वेश्चन लिखिए और अपने माइंड से लिखने का प्रयास करें। उससे क्या होगा कि आपका लिखावट भी सही होगा और अगर आप एक बार भी अगर लिख लेते हैं तो वो कभी आप भूलने वाले नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की भूमि बंदोबस्त प्रणाली क्या है, अथवा अकबर के शासन काल में भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे कि मुगल काल में विशेषतः अकबर के समय भूमि के मालिक 3 प्रकार के होते थे। पहले प्रकार के किसान जिनकी गांव में अपने स्वामित्व वाली भूमि होती थी, वे खेतिहर कहलाते थे और प्रायः मजदूरों की सहायता से खेती करते थे। दूसरे प्रकार के किसान नाम मात्र के भूमि वाले होते थे और अपने परिवार के सहायता से उस पर खेती करते थे। तीसरे प्रकार के कृषक समिति जमीन वाले होते थे, ये बटाईदारी के अंतर्गत खेती करते थे। इनके अलावे एक चौथा वर्ग भी था जो श्रमिक के रूप में अन्य कृषकों की भूमि पर कार्य करता था। इनके बदले उन्हें उपज का एकांश प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत का परिचय दे। इसका आंसर लिखेंगे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। इसमें 18 अध्याय और 720 श्लोक है। यह ग्रंथ उपनिषदों का सार है। यह मानव को जीवन जीने का मार्ग बतलाता है। इसमें निष्काम कर्म, स्वधर्म, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग पर बल दिया गया है। इसमें कृष्ण ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से मानव को कर्म करते हुए मुक्ति का मार्ग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत में नगरीकरण को कैसे बढ़ावा दिया। तो इसको लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण बड़ी तेजी के साथ हुआ। यूरोपीय मूलतः अपने अपने देशों के शहरों से आए थे। उन्होंने अपनी वैश्विक सरकार के काल में शहरों का विकास किया। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास यानी कि चेन्नई, 1661 में मुंबई और 1690 में कलकत्ता बसाए तो फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी नामक शहर बसाए। इनमें से अनेक शहर समुद्र के किनारे थे। व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र होने के साथ साथ प्रशासनिक कार्यकलापों के भी केंद्र थे। अनेक व्यापारिक गतिविधियों के साथ इन शहरों का विस्तार हुआ।
आसपास के गांवों के अनेक सस्ते मजदूर, कारीगर, छोटे बड़े व्यापारी, सौदागर, नौकरी पेशा, बुनकर, रंगरेज, धातु कर्म करने वाले लोग रहने लगे। इन शहरों में ईसाई मिशनरियों ने सक्रिय रूप में भाग लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे कि 1973 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था लागू की गई, जिससे कंपनी की लगान की राशि निश्चित हो गई, जिससे उसे बजट बनाने में सुविधा हो गई। इस व्यवस्था के कारण किसानों का शोषण बढ़ गया। यद्यपि जमींदारों को रैयत द्वारा दी जाने वाली लगान की राशि निश्चित की गई थी, तथापि जमींदारों द्वारा किसान से ली जाने वाली लगान की राशि निश्चित नहीं की गई थी। इसके कारण किसानों पर अत्याचार बढ़ गए। नगर में के रहने वाले जमींदारों के दलाल किसानों पर अधिक अत्याचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के प्रभावों का संक्षेप में वर्णन करें, अथवा 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए? इसका आंसर लिखेंगे कि परिणाम एवं प्रभाव की दृष्टि से भारतीय इतिहास में सन 1857 ईस्वी के विरुद्ध का अत्यधिक महत्व है। इस विद्रोह का एक प्रमुख परिणाम यह निकला कि सन 1858 ईस्वी के कानून के अनुसार भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड की सरकार ने भारत शासन सूत्र अपने सबल हाथों में ले लिया। अब अधीनस्थ भारतीय राज्यों के साथ अलगाव की नीति के स्थान पर अधीनस्थ संघ की भावना का जन्म हुआ। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अब शासन का पूर्ण केंद्रीयकरण हो गया। सन 1858 ईस्वी से पहले बोर्ड पर जितना अधिक नियंत्रण अध्यक्ष का था, उससे कहीं अधिक नियंत्रण अब भारत सचिव का वायसराय पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्ती व्यवस्था की विशेषता पर प्रकाश डाले। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया गया। यह कंपनी और रैयत के मध्य लगान संबंधी सीधा करारनामा ठेका था। समय समय पर लगान बढ़ाया जा सकता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अनुसार जब तक किसान अपनी भूमि का लगान देता रहता था, तब तक वह भूमि का मालिक बना रहता था, किंतु यदि लगान देने में किसी कारणवश असमर्थ हो जाता तो उसकी भूमि सरकार अपने अधिकार में ले लेती थी। वैज्ञानिक व्यवस्था होते हुए भी सरकारी, देखिए अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत अधिक हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। तो कला के दृष्टिकोण से भारतवर्ष के इतिहास में मौर्य युग अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य में सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली द्वारा सर्वत्र शांति एवं सुख समृद्धि का वातावरण व्याप्त था। उसके पौत्र अशोक महान द्वारा इसका वातावरण में और चार चांद लगा दिया गया। फलतः देश में कला के विकास में पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इस संबंध में प्रोफेसर शास्त्री एवं डॉक्टर बागची जैसे कई अन्य सुप्रसिद्ध विद्वानों ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। उन विद्वानों की मान्यता है कि मौर्य युग में भारत में कला और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। वास्तव में अगर हम यह कहें कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय कला का श्री गणेश मौर्य काल विशेषतः अशोक महान के शासन काल में ही हुआ, तो इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 कारण लिखे। तो इसका जो लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1 कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन ने भारतीयों के विरुद्ध के बावजूद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। इससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। दूसरा है कि गांधी जी ने सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी, परंतु वायसराय ने इस शर्तों को स्वीकार किया। इन परिस्थितियों में गांधी ने सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखें। रॉलेट एक्ट आखिर क्या है? तो लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास किया गया। इसके द्वारा सरकार अकारण ही किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इसे असंतुष्ट होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। वस्तुतः यह अधिनियम भारतीयों के किसी भी आंदोलन को रोकने के लिए पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने यात्रा कर क्यों समाप्त किया? 2 कारण लिखे। इसका आंसर लिखेंगे यात्रा कर समाप्त करने के 2 कारण निम्न हैं। देखिए, अगर आप जितना पॉइंट बना करके लिखिएगा ना, उतना बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्योंकि अगर कोई भी कॉपी जांच करते हैं ना, अगर आप सजा करके पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं तो उसको पढ़ने में और समझने में भी आसानी होता है और उसके अनुसार से नंबर भी अच्छे देते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन को पॉइंट बाय पॉइंट, स्टार पॉइंट बना बना करके लिखे। तो प्रथम पॉइंट है इसका कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। वह देश के अपने साम्राज्य के सभी लोगों को समान दृष्टि से देखता था। इसलिए मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं से लिया जाने वाला यात्रा कर समाप्त किया था, ताकि सभी लोग सभी जगहों पर यात्रा आसानी से कर सके। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अकबर चाहता था कि उसके साम्राज्य के लोगों के बीच भेदभाव नहीं रहे तथा एकता स्थापित हो। सभी लोगों को कहीं भी आने जाने की छूट अकबर ने दी थी। कहीं भी लोग जा आ सकते हैं। इन्हीं सब कारणों के वजह से इसको महान शासक भी कहा जाता है ना, अकबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन सिंचाई व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मुगल काल में कृषि उत्पादन मानसून के साथ जुए सा व्यवसाय था, क्योंकि जल का मुख्य स्रोत वर्षा ही थी। अधिक या कम वर्षा होने पर कृषक कठिनाई में पड़ जाता था। कृषक को अवर्षण की स्थिति में मानसून पर निर्भरता से मुक्त होने के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों पर आश्रित होना पड़ता था। सिंचाई के साधनों के अंतर्गत कुएं, तालाब तथा नहरों आदि सिंचाई के कृत्रिम साधनों के मुख्य स्रोत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला की क्या विशेषता थी? तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगलों का विशिष्ट योगदान था। एक मुगल बादशाह के शासन की घटना का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में ही वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था, तो सुलेख के उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां संलग्न कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। लिंगायत संप्रदाय भारतवर्ष के प्राचीनतम सनातन हिंदू धर्म का एक हिस्सा है। इस मत के ज़्यादातर अनुयायी दक्षिण भारत में हैं। यह मत भगवान शिव की स्तुति आराधना पर आधारित है। लिंगायत संप्रदाय की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम, इस समाज के कुछ रीति रिवाज हिंदू धर्म से अलग हैं। दूसरा, लिंगायत संप्रदाय
मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने शरीर पर इष्टलिंग धारण करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल किए हैं। अब सेट 3 हम आगे की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगे। बाकी आप हमें बताएंगे कि आपका पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, इनमें से आप कितना क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं। क्या आपने पढ़ाई में रूल बनाए हैं कि मुझे कितना बजे से कितना पढ़ना है? क्या आपने अभी तक रूटीन बनाए हैं? देखिए, अगर आपको एक बेहतर रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको बेहतर रूप से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप हर एक विषय, हर एक का आप क्या कीजिए, एक रूटीन बनाइए, समय फिक्स कीजिए कि इतना बजे से इतना बजे तक मुझे ये विषय पढ़ना है, तब जा कर के आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप हर एक विषय को ध्यान से पढ़ें और सही समय दें, क्योंकि हर एक विषय, सभी विषय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।